गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम हमारे संस्कृति के बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ब्रह्मचर्य उसे डिकोड करेंगे। अब बहुत लोगों को लगता है कि ब्रह्मचर्य में डिकोड करने के लिए क्या है। ब्रह्मचर्य तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, या तो शादी ना करना या तो किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्ट ना लेना। इतना सिंपल कंसेप्ट है, इसके लिए इतना एक डिस्कशन की क्या जरूरत है। एक्चुअली एंशिएंट टाइम से ब्रह्मचर्य जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हर किसी के एजुकेशन प्रोसेस का, और इसको हमने सिर्फ एक मीनिंग में लिमिट करके रख दिया है आजकल। तो आज हम ये देखेंगे कि ब्रह्मचर्य का रियल मीनिंग क्या होता है। अब ब्रह्मचर्य हमने ये क्यों मीनिंग लगाया कि शादी ना करने को ब्रह्मचर्य का पालन करना कहते हैं। रीजन सिर्फ सिंपल है कि हमने बहुत बार सुना है कि जूने जमाने में 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था, 25 से 60 तक गृहस्थ आश्रम, एंड 60 के बाद आप क्या करो, रिटायरमेंट ले लो, वन में चले जाओ। ये कंसेप्ट था। तो 25 के बाद शादी करना और 25 के पहले ब्रह्मचर्य, मतलब हमने क्या अज्यूम कर लिया कि शादी न करने को ब्रह्मचर्य करते हैं। ठीक है, शादी न करना इज ब्रह्मचर्य, दैट इज करेक्ट। तो करना क्या है 25 साल तक, ये कभी किसी ने सवाल ही नहीं किया या जानने की कोशिश नहीं की कि ब्रह्मचर्य के जो वो 25 साल होते हैं उसमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम आफ्टर 25 वी आर रेडी टू फेस द वर्ल्ड, वी आर रेडी टू टैकल एनी चैलेंजेस ऑफ द लाइफ। आज का भी एजुकेशन सिस्टम ऐसे ही है, 25 ईयर्स तक हमें कॉन्सेंट्रेट करना है अपने स्टडीज पे। पर व्हाट इज द राइट एफर्ट्स, व्हाट इज द राइट डायरेक्शन, व्हाट थॉट्स, व्हाट डूज एंड डोंट्स आर द रूल्स ऑफ ब्रह्मचर्य, ये आज हम डिस्कस करेंगे। अब इस स्मॉल कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी मैं बताती हूँ। दो शिष्य थे एक आश्रम के, एक था रमेश, एक था सुरेश। दोनों ही एक दिन जंगल से लकड़ियां कलेक्ट करके अपने आश्रम की तरफ जा रहे थे। तो बीच में एक नदी पड़ती थी। तो जैसे ही रमेश और सुरेश उस नदी के पास पहुंचे तो उन्हें चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ बचाओ। और उन्होंने देखा कि एक लेडी पानी का घड़ा भर रही थी और उसका पैर फिसला और वो पानी में गिर गई। तो रमेश ने सोचा कि हम तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हमारे गुरु ने तो हमको सिखाया है कि ब्रह्मचर्य में हमें किसी पराई स्त्री को हाथ नहीं लगाना है, तो मैं इसे कैसे बचा सकता हूँ। और वो एकदम पीछे हो गया। जबकि सुरेश ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना अ सिंगल सेकेंड गवाए, एकदम जाके पानी में कूदी मारा और उसने उस लेडी को बाहर निकाला, गोद में उठा के बाहर रखा, उसे ऐसे ऐसे करके होश में लाया और उसके बाद वहां से वो आश्रम की ओर चल पड़े। पर ये जब रमेश ने देखा तो ही वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड एंड वेरी एंग्री। उसके मन में ही चल रहा था कि सुरेश ने कैसे उस लेडी को हाथ लगाया, और वो तो इतनी सुंदर थी ही स्त्री, और इसलिए तो उसने बचाने गया वो एक पल की बिना देरी किए बिना। और ऐसे बहुत सारे सवाल उसके मन में आ रहे थे कि इसने तो ब्रह्मचर्य का पालन किया नहीं, इसने तो वो जो हमने कसम ली थी वो तोड़ दिया। और यही सब सोचता सोचता मन में खिचड़ी बनाता हुआ वो गुस्से में आश्रम पहुंचा। आश्रम पहुंचे तो सुरेश के कपड़े तो गीले थे, तो वो फट से चेंज करने चला गया और रमेश गया अपने गुरु के पास। बोला, गुरुजी आज पता है क्या हुआ। गुरुजी ने पूछा क्या हुआ, तो उसने पूरा इंसिडेंट बताया कि सुरेश ने कैसे उस लड़की को गोद में उठाया, उसे किनारे रखा, उसे टच भी किया। ये सब बताया कि लड़की थी इतनी सुंदर, तभी तो उसे बचाने गया, अगर सुंदर नहीं होती तो कैसे बचाने जाता, ये तो अट्रैक्ट हो चुका है, इसने तो अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया है, इसे आश्रम से निकाल देना चाहिए। और सभी लोग जो वहां खड़े थे उन लोग ने सब, जो रमेश बता रहा था एकदम ऐसे एक्टिंग वगैरह करके बता रहा था, पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रहा था, तो सारे लोगों के मन में एग्जैक्ट पिक्चर आ गई कि हाँ लेडी थी, पानी में गिरी, उसको बाहर लेके आया। और जब सुरेश आया तो गुरुजी ने उससे पूछा कि सुरेश, रमेश कह रहा है कि तुमने किसी सुंदर लड़की को स्पर्श किया आज। तो सुरेश ने बोला कि मैंने तो किसी लड़की को टच नहीं किया। तो रमेश गुस्सा हो गया, बोला देखा अब ये झूठ भी बोल रहा है। तो गुरुजी ने पूछा, और गुरुजी पूरा समझ गए थे कि गलती किसकी है, इसलिए वो सवाल ही ऐसे कर रहे थे कि सुरेश के मन की बात वो निकलवा सके। बोला ये तो कह रहा है कि लड़की बहुत सुंदर थी और इसलिए तुमने उसे टच किया। तो सुरेश ने कहा कि कौन सी सुंदर लड़की, मैं तो सीधा लकड़ियां कलेक्ट करके यहाँ आया हूँ, मैंने किसी लड़की को टच नहीं किया। फिर रमेश ने कहा कि क्यों,
तुम भूल गए कि कितनी सुंदर थी वो लड़की जो पानी में डूब रही थी और तुम उसे बचाने गए। तो सुरेश को एकदम स्ट्राइक हुआ, बोला हाँ पानी में डूब रहा था कोई, और जैसे ही मैंने आवाज सुनी तो मैं उसे बचाने के लिए कूदा, पर मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि वो लड़की थी, बूढ़ी थी, बच्ची थी, बहुत सुंदर थी या बहुत कुरूप थी। जिस तरह से रमेश डिस्क्राइब करा था, उसके बाल इतने लंबे थे, आंखें इतनी सुंदर थी, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया रमेश ने सबको। बोला मुझे इसमें से कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि किसी की जान खतरे में थी और मैंने उसकी जान बचाई, और बस मैं उसे प्रणाम करके आ गया। तो गुरुजी ने कहा कि यही हमें समझना है। जब हम कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आपको पराई स्त्री को हाथ नहीं लगाना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी की जान जा रही हो तो हम उसे हाथ दे के बाहर ना निकालें। पर सुरेश ने उसे पानी से निकाला, गोद में उठाया, बाहर लाके उसे होश में लाने तक वहां रुका और उसे वहीं छोड़ के आया। पर रमेश ने क्या किया है, रमेश ने उसे अपने थॉट्स में उसको मैग्नीफाई किया है, उसको पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन उसे याद है उस लड़की का, और पूरा वो पिक्चर, वो थॉट्स लेके वो आश्रम आया है, और उसने इस आश्रम को भी अपने थॉट से क्या कर दिया है, अपवित्र कर दिया है, मैला कर दिया है। तो गलती सुरेश की नहीं है जिसने उस लेडी को टच करके बाहर निकाला, गलती रमेश की है जिसने अपने थॉट्स में गंदे विचार लाए। तो ब्रह्मचर्य का मतलब, इस सिंपल स्टोरी से आपको भी क्लियर हो जाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि हम ऑपोजिट सेक्स को टच नहीं करें। ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि हमारे थॉट्स प्योर होने चाहिए, हमारा कंडक्ट प्योर होना चाहिए, हमारे जो भी सेंसेस हैं वो हमारे कंट्रोल में होने चाहिए, हम सेंसेस के कंट्रोल में नहीं होने चाहिए, जो भी विकार है उन पे हम काबू पा सके, ये है ब्रह्मचर्य। तो जूने जमाने में इसलिए क्या होता था कि जैसे बच्चे 10-12 साल के होने लगते हैं, जैसे आपने भी ये नोट किया होगा, आज के टाइम पे कैसे 10-12 साल के बच्चे होते हैं, जैसे वो टीनेजर्स होते हैं तो माँ बाप का सुनते नहीं है, उन्हें माँ बाप अपने बड़े दुश्मन लगने लगते हैं। तो उन्हें कोई ऐसा चाहिए अभी, एक ऑपोजिट, जो घर से नहीं हो, कोई बाहर का इंसान हो जो उन्हें समझे। क्योंकि क्या होता है ना, बचपन से बच्चों को जब हम पालते हैं, बड़ा करते हैं, अपने हाथ से खिलाते हैं, हर उनकी छोटी छोटी जरूरतें हम अपने हाथ से पूरी करते हैं, तो हमें रियलाइज ही नहीं होता कि अब ये 12 साल के हो गए, अब ये टीनेजर्स हो गए हैं, अब ये बच्चे नहीं हैं। अभी भी हम उन्हें बच्चों जैसा ही देखते हैं, बच्चे ही समझते हैं। पर इस एज में इतने हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं कि उन्हें लगता है कि मैं तो बड़ा हूँ या मैं तो बड़ी हूँ, तो मैं तो, मुझे बच्चों जैसा क्यों ट्रीट किया जा रहा है, आई एम ग्रोन अप, आई कैन हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और घर वाले कहते हैं नहीं अभी तुम बच्चे हो। इसमें भी हम डबल रोल प्ले करते हैं। कभी कभी हम उनको बोलते हैं अभी बड़े हो गए अब समझदार बनो, कभी हम कहते हैं अभी बच्चे हो हमारी बातें सुनो। तो हम ही कंफ्यूज हैं कि वो बच्चे हैं या बड़े हैं। तो ऐसे केस में बच्चे मोस्ट ऑफ द केसेस में बाहर एक सपोर्ट सिस्टम ढूंढते हैं। इसलिए जो कंसेप्ट है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स का, ये कंसेप्ट उस कमी को पूरा करने के लिए बच्चे करते हैं। बेसिकली उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए जो सिर्फ उन्हें, उनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर जज करे, ना कि वो बचपन में कैसे थे। जैसे कोई बचपन में तोतला बोलता होगा तो उसे जिंदगी भर माँ बाप सुनाते हैं या चाचा चाची सुनाते हैं कि ये कैसे बोलता था, ये कैसे था बचपन में, तो हमें उसके बाहर देखा नहीं जाता, उन कमियों के बाहर हमें जज नहीं किया जाता। पर बाहर हम किसी को क्लोज फ्रेंड बना लेते हैं तो वो हमें जज करते हैं, हम आज कैसे हैं उस बिहेवियर पे, आज हम कितने परफेक्ट हैं। पर जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स या बेस्ट फ्रेंड्स भी जब हम बनाते हैं तो वो भी हमारे ही उम्र के होते हैं, उनके पास भी लिमिटेड नॉलेज है जितना हमारे पास है, तो एज अ रिजल्ट वो भी हमें करेक्ट गाइडेंस नहीं दे पाते। तो ये कमी जो हमारा एंशिएंट सिस्टम था उसमें इस चीज को बहुत अच्छे से टैकल किया जाता था। जैसे ही बच्चा टीनेजर 13 के पहले 10 या 12 साल तक उन्हें गुरुकुल भेज दिया जाता था। तो जब गुरुकुल में लड़के जाते थे तो क्या होता था, उन्हें एक न्यू एनवायरनमेंट मिलता था, जो उनके गुरु होते थे वो उन्हें रिस्पॉन्सिबल काम देते थे, जो भी काम है सब अपना अपना काम बांट के करेंगे, तो उन्हें ऐसा लगता था कि हाँ हम बड़े हो गए, ये हमें रिस्पेक्ट कर रहे हैं गुरु हमारे। और गुरु जो होते थे उन्हें बचपन का कुछ पता नहीं,
तो उन्हें एक कहते हैं ना कि नए चश्मे से देखना। आज 12 साल की उम्र में वो जो इंसान है, उसे उस पे जज करना, ना कि वो 5 साल पहले कितना रोता था, कितना माँ को सताता था, उन सारी बातों पे उन्हें जज करना। और माँ-बाप को भी जब 12 साल से 25 साल तक बच्चा अगर गुरुकुल सिस्टम में है, तो माँ-बाप को भी उतना टाइम गैप मिल जाता था कि 25 साल के बाद जब बच्चा आए तो उसको एक नई नज़र से देखना कि हाँ, अब ये बड़े हो गए। वो रिस्पेक्ट आती थी। बच्चों में भी माँ-बाप के लिए रिस्पेक्ट आती थी और माँ-बाप भी बच्चों को एज़ अ एडल्ट ट्रीट करने लगते थे। तो ये कांसेप्ट था कि ब्रह्मचर्य का पालन 25 साल तक गुरुकुल में जाके करना। तो एक तो ये कांसेप्ट है ही कि शादी नहीं करनी है 25 साल तक, पर गुरुकुल में क्या सिखाया जाता था, जिस चीज़ को हम कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले उन्हें सिखाया जाता था कि मेन जो फोकस होता था वो था ज्ञान अर्जित करने पे, टू गेन नॉलेज। तो इसके लिए उन्हें हमारे जो भी वेद पुराण थे, उपनिषद है, हमारे जो ग्रंथ है, उनका रोज पाठ कराया जाता था, जिससे उन्हें एक प्रॉपर नॉलेज, सिस्टमेटिक नॉलेज विद साइंटिफिक रीजनिंग, हर चीज उन्हें पता चलती थी। इसके अलावा उनका एक सिस्टम, डेली रूटीन होता था कि रात को जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करेंगे। उसके बाद गुरु सानिध्य में पूजा पाठ, भगवान की भक्ति, भगवान का भजन और जो भी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं उनका पठन करना। मतलब उन्हें ऐसे सिखाया जाता था कि 24 आवर्स का जो टाइम है, कम से कम 10% आपको ईश्वर भक्ति के लिए देना है। तो इससे उन्हें बचपन से ही आदत हो जाती थी कि हाँ, ये काम तो मुझे करने ही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवान का सिखाया जाता था, खेल कूद, स्टोरीज, इनके थ्रू भी उसे सिखाया जाता था। अगर वो राजा है, क्षत्रिय है, तो जो भी वो अस्त्र शस्त्र चलाते हैं उनके बारे में पूरा डिटेल, पहले थियोरेटिकल नॉलेज, फिर प्रैक्टिकल नॉलेज, तो हर चीज का डिटेल नॉलेज उन्हें दिया जाता था। डाइट पे भी बहुत ध्यान दिया जाता था, जैसे उन्हें लाइट एंड सात्विक डाइट दिया जाता था ताकि उनकी एनर्जीज भी कंजर्व हो, पॉजिटिविटी आए उनके बॉडी में, पॉजिटिव एनर्जीज मिले उनको, खाने के थ्रू भी पॉजिटिव एनर्जीज मिले। और एक सेंसेस हमारे कंट्रोल करना, सारे इंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाया जाता था। तो खाने के थ्रू भी ये सिखाया जाता था। जैसे फास्टिंग करना है, तो फास्टिंग हफ्ते में कम से कम एक दिन आपको व्रत रखना है। तो व्रत रखना है, उसमें हम लिमिटेड खाना खाएंगे। और उन्हें वो सिखाया जाता था कि जैसे आज व्रत है तो आपको ध्यान खाने में नहीं देना है, ये व्रत करना होता है। फास्टिंग का मतलब ये नहीं कि एक दिन पहले पेट भर के खा लो और कल फास्ट था तो आज भी पेट भर के खा लो, ये आजकल का फास्टिंग है। पर उस वक्त जो एक ब्रह्मचर्य को बनाने के लिए जो सिखाई जाती थी आदतें, उनमें उन्हें ऐसे सिखाया जाता था कि फास्टिंग इसलिए है ताकि हमारा खाने पे से ध्यान हटे। तो गुरुकुल में रहते रहते जब भी वो फास्टिंग करते थे, सात्विक खाना खाते थे, तो धीरे 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 उन्हें वो आदत हो जाती थी कि खाने पे से हमारा ध्यान कम हो, वो सेंस हम कंट्रोल कर ले। सेंसरी ऑर्गन में एक हमारी टंग है, तो उस टंग को भी हम कंट्रोल करना सीख जाए। मेन पर्पस होता था टू कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल आना चाहिए। फास्टिंग में जैसे नहीं खाना है तो एक सेल्फ कंट्रोल हमने जीता, तो सेल्फ कंट्रोल हम नेक्स्ट डे भी यूज करेंगे। जब टेबल भर के खाना सजा हो तो सेल्फ कंट्रोल इतना होना चाहिए कि जितना मेरी बॉडी को जरूरत है उतना ही खाऊं कि खाने के बाद मैं बाकी काम के लिए भी एनर्जी बचा पाऊं। वरना इतना पेट भर के खा लिया कि अब बस, अब पसर गए, अब कुछ नहीं होगा काम 2 घंटे। खाना हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए होता है, हमें सुस्त बनाने के लिए नहीं होता है। तो ऐसा कोई भी खाना या कोई भी क्वांटिटी का खाना जिसको खाते ही आपको सुस्ती आ जाए, समझ ली कि आपने गलत तरीके से खाया है या गलत क्वांटिटी में खाया है। कि बाय द टाइम दे आर 25 ऐसा आए कि खाने में उनका ज्यादा मोह ना हो, खाने के लिए वो ज्यादा ऐसे अट्रैक्शन नहीं हो, वो भी उनका कंट्रोल हो जाए। तो इस तरह से उन्हें उस एक सेंसरी ऑर्गन जैसे टंग है उसे कंट्रोल करना सिखाते थे। उन्हें सिखाते थे कि ज्यादा नहीं बोलना है, हमें ज्यादा सुनना है। वी नीड टू पे अटेंशन, सराउंडिंग में हर चीज पे हमें ध्यान देना है। तो वो हम ध्यान कब देंगे, जब हम ज्यादा बोलेंगे नहीं। जैसे होता है ना, मुझे किसी चीज पे फोकस करना, तो मैं कैसे फोकस करूंगी, मैं आंख बंद करके फोकस करूंगी। तो इस तरह से उनको ये सिखाया जाता कि कैसे हम इसका
अपने कानों का परफेक्ट यूज कैसे करें। तो इसलिए ऐसे होता था ना कि आंख बंद करके भी वो निशाना लगा पाते थे। कैसे लगा पाते थे? क्योंकि उनके सेंसेस इतने स्ट्रांग होते थे कि छोटी सी छोटी चीज भी उन्हें फील होती थी। दे दे कुड सेंस कि वो टारगेट कहाँ है। तो इस तरह से उन्हें सिखाया जाता था कि कम बोलो, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ग्रहण कर पाए। अब इस चीज को आज हम बताएंगे तो हम लोग कहते हैं कि हाँ, कम बोलना है। कम बोलना मतलब कोई आपसे पूछे आपका नाम क्या है, तो दीपाली, इतना छोटा। क्या करते हो? काम करते। इसको कम बोलना नहीं कहते हैं। कम बोलने का मतलब है, जैसे आप दो जने, आप दो फ्रेंड्स हो, आप दोनों बात कर रहे हो। जब सामने वाली फ्रेंड आपको कुछ बता रही है, तो आपका ध्यान उसके बताने पे होना चाहिए कि वो क्या बता रही है। वो ग्रहण करने पे होना चाहिए कि क्या नॉलेज मिल रहा है आपको। उस वक्त आप क्या करते हो? मोस्ट ऑफ द टाइम जब सामने वाली फ्रेंड अपना बता रही है ना, तो हम एक टाइम बाय करते हैं कि हाँ, इसका खत्म हो तो मैं ये बताऊं, मैं ये बताऊं, ये बताऊं। तो उसके बताने की तरफ आप सिर्फ 50% ध्यान देते हो। बाकी 50% आप अपने सेंटेंस बनाते हो, और जैसे ही उसका खत्म हो आप फट से शूट आउट करते हो। और पता है क्या, वो मेरे साथ ऐसे हुआ। मतलब आपने 50% ही ग्रहण किया। तो इसको कहते हैं ज्यादा बोलना। और कम बोलना मतलब आपको अपना जो भी पॉइंट रखना है वो रखो, पर जब सामने वाला बोल रहा है तब आप अपने मन में बात मत करो, तब आप पूरा फोकस उस पर रखो। तो ये सिखाया जाता था वहां पे कि कम बोलना मतलब क्या। किसी के लिए बुरा नहीं बोलना। किसी के लिए बुरा नहीं बोलना मतलब, आजकल हम क्या करते हैं कि जैसे हमको किसी की बात बुरी लगी, चाची, मामी, मासी, देवरानी, जेठानी, किसी की भी सास, बहू, किसी की बात हमको बुरी लगी, तो हम क्या करते हैं कि नहीं, हमें बुरा नहीं बोलना है। तो हम सारी बातें मन में करते हैं, अपने फ्रेंड से करते हैं, और हम ऐसे बताते नहीं, मैंने सास को तो कुछ नहीं बोला। मतलब मैंने बुरा थोड़ी बोला उसको। पर आपने मन में सोचा वो भी गलत, आपने किसी को बोला वो भी गलत। तो ये सारी बातें उन्हें प्रैक्टिकली बचपन से सिखाई जाती थी। बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो। अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है, आपके बस में है तो उसे रोको। जैसे उस शिष्य ने उस लेडी को पानी से डूबने से बचाया, तो आपके सामने कुछ गलत हो रहा हो तो आप अगर कर सकते हो तो उनकी मदद करो। अपने थॉट्स को कंट्रोल में लाना है। तो ये सारा ज्ञान, ये सारा इंफॉर्मेशन उन्हें बचपन से सिखाया जाता। बाय द एज ऑफ 25 उनको इन सारी चीजों के लिए रेडी किया जाता था। और 25 इयर्स के बाद जब वो स्टेप आउट करते थे वर्ल्ड में, अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए, जो भी उनके लाइफ का पर्पस था वो करने के लिए, तो दे वर ऑलरेडी रेडी। साथ ही साथ उन्हें डेली मेडिटेशन सिखाया जाता था। गुरु सानिध्य में मेडिटेशन करना, कहते हैं ना कि आत्मज्ञान हासिल करना। ये जो एक एक स्टेप हम अपने सेंसेस पे कंट्रोल करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तब हमें रियलाइज होने लगता है कि कण कण में परमात्मा का वास है। हमारे साथ जो भी हो रहा है ये हमारे कर्मों का ही फल है। ये सारी चीजें जब वेद पुराण वो पढ़ते थे तो उन्हें समझाया जाता था कि कर्म क्या है, धर्म क्या है, कर्मों का फल किस तरह से मिलता है। तो ये सारा नॉलेज गेन करते करते उन्हें रियलाइज होने लगता था कि हमारे साथ जो होता है वो हमारे कर्मों का फल है, और इसे बचना हो तो हमें अच्छे आचरण की जरूरत है, हमें फोकस रहने की जरूरत है। खाओ पियो ऐश करो घूमो फिरो, ये जिंदगी नहीं है, हमारी लाइफ का एक पर्पस है। तो गुरु सानिध्य में जब वो मेडिटेशन करते थे, डेली मेडिटेशन करते थे, तो एक एक स्टेप एक एक स्टेप वो इस शरीर भाव से दूर जाते थे। अपने सेंसेस पे कंट्रोल करके आत्म भाव बढ़ाते थे। और आत्म भाव बढ़ाना मतलब आत्मज्ञान मिलना, आत्म साक्षात्कार होना। तो 25 साल होते होते उनका ये सारा प्रोसेस आत्म साक्षात्कार का हो जाता था। उनकी कनेक्टिविटी भगवान से हो जाती थी। तो आत्म साक्षात्कार करने का, परमात्मा से कनेक्टिविटी पाने का पहला स्टेप है ब्रह्मचर्य। इसलिए इस चीज को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। टीनेजर्स में मैक्सिमम एनर्जी रहती है, उस एनर्जी को किसी एक डायरेक्शन में हम डाइवर्ट करें। अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट करने से उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्हें वो डायरेक्शन दिया जाता है। तो एनर्जी फ्लो को एक
डायरेक्शन दिया जाता था ताकि उससे कोई कंस्ट्रक्टिव काम आफ्टर 25 वो कर सके। तो इस तरह से जब हमारी एनर्जी, हम खाने से भी पॉजिटिव एनर्जी ले रहे हैं, विचारों में भी पॉजिटिविटी है, तो हमारे बॉडी में जो एनर्जी दैट इज फुल पॉजिटिव एनर्जी, और इसे हम राइट डायरेक्शन भी दे रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट हम फिजिकली एंड मेंटली फिट रहते हैं। फिजिकली फिट मतलब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हम कम बीमार पड़ते हैं, मेंटल पावर हम में है, हम बैलेंस्ड है, मेंटल हेल्थ हमारी, तो काम करने जब हम निकलते तो हमें स्ट्रेस नहीं होता। तो 25 साल तक हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कैसे बैलेंस जीना है। तो जब उसके बाद जब हम काम करने जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो हमें स्ट्रेस नहीं होगी, हम डिफिकल्ट सिचुएशंस भी हैंडल कर पाएंगे। वी विल हैव कॉन्फिडेंस, क्योंकि हमने कुछ गलत किया नहीं है, आत्म साक्षात्कार मिल चुका है, आत्मभाव जागृत हो चुका है, तो हमें पता है कि हम कितने अच्छे हैं, जो जो गलतियां थी हम उसे ओवरकम कर चुके हैं। गुरु सानिध्य में हमें उतना हेल्प मिला है कि हम अपनी गलतियों को ओवरकम कर पाए, तो वी आर कॉन्फिडेंट। हमें दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, हमें प्रिटेंड नहीं करना पड़ता कि हाँ हम अच्छे हैं, हमें पसंद करो, हमारे फ्रेंड्स बहुत बनने चाहिए। हमें पता होता है हमारी कैपेबिलिटी क्या है और हम उसी कैपेबिलिटी में काम करते हैं। हम अपनी एनर्जीज वेस्ट नहीं करते प्रिटेंड करने में, दूसरों को खुश करने के लिए। हम पॉजिटिव एटीट्यूड से जब काम करते हैं, पॉजिटिव बिहेवियर जब रखते हैं, पॉजिटिव एनर्जी जब रेडिएट करते हैं, तब लोग अपने आप हमें पसंद करते हैं। तो इस तरह से फुल पोटेंशियल, हमारा जो भी कैपेसिटी है, फुल कैपेसिटी हम अपने डेली लाइफ में लगाते हैं, और इसी वजह से हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलते हैं। वेस्ट ऑफ एनर्जी नहीं करते हम, फिजूल के काम, हमें पता है कौन से काम जरूरी है, कौन से काम गलत हैं। ये सारा ज्ञान हमें ब्रह्मचर्य के रूल्स फॉलो करने से मिलता है, और कुछ डिफिकल्ट नहीं है ब्रह्मचर्य के रूल्स को फॉलो करना, बट एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है। अब बदलते ट्रेंड के साथ गुरुकुल सिस्टम तो है नहीं, टीचर्स से बच्चे आज इतने क्लोज होते नहीं हैं, तो वो जो एक टाइम होता है उनकी जिंदगी का जब हमें उन्हें अच्छी बातें सिखानी पड़ती है, तो वो हमारे इतने क्लोज होते नहीं है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए अगर कोई जीवंत गुरु आपके बच्चों की जिंदगी में आते हैं, तो उन्हें इस प्रोसेस को डील करने में बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे, इस गुरुकुल सिस्टम को आगे बढ़ाने में। बाय द टाइम दे आर 25, उन्हें एक परफेक्ट ब्रह्मचारी कैसे बनना चाहिए ये सिखाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारिणी लड़कियां नहीं हो सकती, हम नवरात्रि के 9 दिन जो व्रत करते हैं उसमें सेकेंड डे ही माँ के ब्रह्मचारिणी रूप का हम पूजा करते हैं, तो लड़कियां भी ब्रह्मचारिणी बन सकती हैं। तो ये लड़कियों के लिए भी बहुत जरूरी है ब्रह्मचर्य का फॉलो करना बाय द एज ऑफ 25, ताकि उन्हें भी एक परफेक्ट लाइफ कैसे जीते हैं ये पता चले। तो इन शॉर्ट, ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मदेव, क्रिएटर, डिवाइन पावर, उस ब्रह्म से एक रूप हो जाना, पूर्ण आत्मभाव में जीना, भगवान से कनेक्ट हो जाना, सच बोलना, सत्य की राह पे चलना, सबसे प्यार करना, परमात्मा को फुल समर्पण करना, पूर्ण समर्पण भाव परमात्मा को करना, और कण कण में परमात्मा है ये मान के जीना। ये अगर आपको आ गया तो आप ब्रह्मचारी हो गए। तो गुरु शक्तियों से यही प्रार्थना है कि आप सबके जिंदगी में एक जीवंत गुरु आए, जो आपको, आपके बच्चों को ब्रह्मचारी बनाए, और जिससे आपके लाइफ को एक डायरेक्शन, एक पर्पस मिले। आप सबको स्वामी श्री का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।
टीनेजर्स में मैक्सिमम एनर्जी रहती है, उस एनर्जी को किसी एक डायरेक्शन में हम डाइवर्ट करें। अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट करने से उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्हें वो डायरेक्शन दिया जाता, तो एनर्जी फ्लो को एक डायरेक्शन दिया जाता था ताकि उससे कोई कंस्ट्रक्टिव काम आफ्टर 25 वो कर सके।